हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चला था फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम था भोजन तथा स्वास्थ्य। वेरी वेरी महत्वपूर्ण चैप्टर और बहुत ज़्यादा सरल चैप्टर एकदम, जिसकी वेटेज बढ़ चुके हैं, जिसका नंबर बढ़ चुके हैं। 5 नंबर का चैप्टर हो गया ये, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसके अंदर हमने देख लिया था कल लास्ट पार्ट के अंदर देखा था भोजन की परिभाषा, यानी संतुलित भोजन कैसा होना चाहिए और जिसके अंदर उसकी कमी से होने वाले रोग। अगर कोई व्यक्ति संतुलित भोजन नहीं लेगा तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे, जैसा कि क्या हो जाएगा, विटामिन की कमी से, खनिज लवणों की कमी से और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग दो प्रकार का, कौन कौन सा, मैरास्मस, और दूसरा कौन सा हो गया, क्वाशोकर। क्वाशोकर कर अंदर और मैरास्मस के अंदर हमने दोनों के अंदर डिफरेंस देख लिया था। स्टार्ट करते हैं अभी खनिज लवण तथा उसकी कमी से होने वाले रोग। खनिज लवण, ठीक है। खनिज लवणों की बात करेंगे तो सबसे पहले ये खनिज लवण होते क्या हैं इसको समझो। हमने विटामिन के बारे में कल लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। खनिज लवण क्या होते हैं इसको समझो। खनिज लवण कहने का मतलब ये हमें जमीन से प्राप्त होंगे। किससे प्राप्त होंगे? ये जमीन से प्राप्त होंगे, और वो जमीन से जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे पौधे। कौन अवशोषित करेंगे इसको? पेड़ पौधे इसको अवशोषित करेंगे। पेड़ पौधे अवशोषित करेंगे और उनके अंदर, पेड़ पौधों के अंदर क्या होगा, फल फ्रूट या फिर क्या होगी, सब्जियां होगी। उन सब्जियों के माध्यम से हम उसको क्या करेंगे, भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर ये कैसे आगे, बात में आगे होगी, जड़, पेड़ पौधों की जो जड़ होगी उसने अवशोषित किया, और अवशोषित करके उसने फ्रूट बनाया, वो फ्रूट के अंदर चला गया, फल के अंदर, सब्जियों के अंदर चला गया, और उसी का अगर हम सेवन करते हैं तो वो हमारे बॉडी तक पहुंच जाते हैं। एक तो हमने ऐसे किया, या फिर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। किसके फॉर्म में? हम नमक के फॉर्म में। अगर हम नमक लेते हैं तो नमक के फॉर्म में ये जो खनिज लवण है वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो खनिज लवण कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जमीन के अंदर पाए जाते हैं खनिज लवण। बात समझ में आगे क्या? अब बात करेंगे खनिज लवण कौन कौन से और हमारे बॉडी के अंदर इसकी क्या आवश्यकता होती है, और इसकी अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। खनिज लवण, जमीन से प्राप्त होते हैं। खनिज लवण कौन कौन से होते हैं? तो बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, जैसे कि हो गया अपना आयोडीन, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम, फेरस, लोहा, और कौन सा वाला, कैल्शियम। मेनली इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ये बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आयोडीन की। तो आयोडीन का सोर्स क्या होगा? आयोडीन की बात करेंगे सबसे पहले। आयोडीन, आयोडीन जिसको हम आई से लिखते हैं, जिसका प्रतीक क्या होगा, आई। अब इस आयोडीन का स्रोत क्या होगा? आयोडीन कहां पर मिलेगा? तो आयोडीन मिलेगा किसके अंदर? आपने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक। अरे सुना होगा सभी ने, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। यानी किस में पाया जाएगा? ये नमक के अंदर पाया जाएगा। समुद्री जो भोजन होंगे उसके अंदर पाया जाएगा, क्योंकि नमक किसे मिलता है? समुद्र से तो मिलता है। तो समुद्री भोजन के अंदर पाया जाएगा। और समुद्री भोजन कौन सा हो गया? जैसे कि हो गया, इसकी स्रोत की बात करते हैं, स्रोत तो कौन सा हो गया इसका स्रोत? समुद्री भोजन। समुद्री भोजन, समुद्री भोजन यानी क्या हो गया? मांस मछली समुद्री भोजन हो गया। और किसके अंदर होगा? ये नमक के अंदर होगा आयोडीन। अब इसके कार्य की बात करें कि कार्य क्या होगा इसका। भाई आयोडीन का कार्य क्या होता है ये बताओ। हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आयोडीन समुद्र से प्राप्त होता है, नमक से प्राप्त होता है, वो तो बचपन की बातें हैं सारी। कार्य क्या होगा? तो सुनना सभी को याद आ रहा होगा कि हमने एक ग्लैंड पढ़ी थी जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है उसका? थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड को बनाना हार्मोन। थायराइड ग्लैंड ने क्या बोला था कि मुझे तो थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे तो क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन दोगे तो मैं क्या बना दूंगी? हार्मोन बना दूंगी, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। अरे इतनी बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका काम क्या हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्य हो गया इसका थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण में। बहुत बहुत बढ़िया काम क्या हो गया इसका? थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण में।
इसका तो काम हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में सहायक होंगे। थायराइड ग्लैंड ने क्या बोला था, याद आ रहा होगा सबको, थायराइड ग्लैंड ने बोला था कि मुझे आयोडीन दे दो, मैं हार्मोन बना दूंगी। लेकिन अगर आयोडीन नहीं दिया, ध्यान देना, लेकिन अगर आयोडीन नहीं दिया तो उसका दिमाग खराब हो रहा था, किसका, थायराइड ग्लैंड का। तो वो क्या हो गई थी, फूल गई थी। बात समझ में आ रही क्या, वो फूल गई थी और फूलने की वजह से कमी किसकी हुई, ध्यान देना, कमी किसकी हुई, यहां पर नमक की कमी होती है, उसका दिमाग खराब, किसका, थायराइड ग्लैंड का। यहां पर आयोडीन की कमी होगी और आयोडीन की कमी होते ही थायराइड का दिमाग खराब, और वो क्या करेगी, खुद को फुलाना स्टार्ट कर देगी, एकदम गुस्से में आ जाएगी, वो फुलाना स्टार्ट कर देगी, फूल के बाहर आ जाएगी, यहां पर एक गांठ बन जाएगी जिसका नाम क्या हो गया, गोइटर। क्या नाम हो गया इसका, गोइटर। तो इसकी कमी से होने वाले रोग, बहुत बढ़िया, इसकी कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग बताओ कौन सा होगा, गेंगा हो गया। कौन सा हो गया, गेंगा, या फिर जिसको क्या बोलेंगे हम, गोइटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, गोइटर या फिर गलगंट, बहुत सारे इसके नाम हैं। बात समझ में आ रही है क्या। तो सबसे पहला वाला कौन सा, हाँ सभी बताएंगे, आयोडीन। आयोडीन किस में मिलेगा, तो आयोडीन मिलेगा किसके अंदर, नमक के अंदर मिलेगा। किस में मिलेगा, नमक के अंदर मिलेगा सर, समुद्री भोजन में मिलेगा, और समुद्री भोजन जैसे कि मछलियाँ वगैरह उनके अंदर मिल सकता है ये। हाँ, करता क्या ये, सबसे पहली बात ये करता क्या, इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है सर, इसका काम होगा कि जो थायराइड जो ग्लैंड होती हैं, जो थायराइड ग्लैंड होती हैं, उस थायराइड ग्लैंड को बनाना होता है हार्मोन। कौन सा वाला, सभी को याद आ रहा होगा, कौन सा वाला, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा वाला हार्मोन, सभी सुन लो, हार्मोन कौन सा बनाती है थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण के लिए आवश्यक होता है कौन, आयोडीन। अगर बॉडी के अंदर कमी हो गई आयोडीन की, तो क्या थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, क्या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, तो उसका दिमाग खराब, आयोडीन की कमी हो गई, ये गले से बाहर आ गई, फूल के गांठ बन गई, जिसका नाम क्या हो गया, गोइटर। क्या बोलेंगे इसको, गोइटर, या फिर क्या बोलेंगे इसको, गेंगा बोलेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई क्या आपको। तो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयोडीन तथा आयोडीन की कमी से होने वाले रोग तथा इसके उपयोग हमने देख लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम उसकी सेकंड वाला आएगा हमारा लोहा। कौन आएगा, लोहा, खनिज लवण, लोहा, जिसको क्या बोलेंगे हम, आयरन। अगर आ जाए आयरन, या फिर आ जाए लोहा, या फिर इसका सूत्र आ जाए, ये अपना प्रतीक आ जाए, इसका सिंबल आ जाए Fe, तो डरने की बात नहीं है भाई, सारी चीजें एक ही है, ठीक है। इसको लोहा बोला जाता है, आयरन बोला जाता है, या Fe बोला जाता है। क्या हमारे शरीर के अंदर सर लोहे की जरूरत होती है क्या हम लोहे को खाते हैं क्या, तो बिल्कुल भाई साहब, हम लोहे को खाते हैं, हमारे लोहे की बॉडी के अंदर जरूरत होती है। कहाँ पर पाया जाएगा सर, ये हमने तो कभी लोहा खाया नहीं है डायरेक्ट एकदम, तो इसके स्रोत हम उसको सब्जियों के रूप में खाते हैं। इसका स्रोत क्या होगा, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। बात समझ में आ गई क्या। ग्रीन लिफी वेजिटेबल के अंदर क्या होगा, हम इसका सेवन करेंगे, लोहा पाया जाएगा। और कहां पर होगा सर, और होगा, आपने गुड़ तो खाया ही होगा, जो गुड़ होगा, जैगरी गुड़, उसके अंदर क्या होगा, लोहा भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा उसके अंदर। सारी बातें ठीक है सर, ये बताओ इसका काम क्या होगा, बॉडी के अंदर काम क्या होगा इस लोहे का, तो सुन लो सभी। हाँ, एक बार बता दो मुझे आयोडीन के बारे में सभी याद करेंगे साथ साथ में, याद हो गया होगा शायद आपको। आयोडीन का काम क्या हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में इसकी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, गोइटर हो जाएगा, यानी गलगंट रोग हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लोहा, इसका स्रोत क्या होगा सर, ये हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर पाया जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियां कौन सी वाली, जैसे कि मेनली कौन सी, पालक के अंदर ये आयरन लोहा भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाएगा। और कहां पर पाया जाता है, गुड़ के अंदर पाया जाएगा। बाकी सारी सर चीजें एकदम सही चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका कार्य बता दो जल्दी से, तो सुन लो सभी कार्य। इसका कार्य क्या हो गया, हीमोग्लोबिन के निर्माण में, किसमें, हीमोग्लोबिन के निर्माण में, हीमोग्लोबिन के निर्माण में। सभी को याद आ रहा होगा कि हमने देखा था, आरबीसी को देखा था। आरबीसी कहने का मतलब इस टाइप की संरचना। अरे आरबीसी कहां पर पाई जाती है, सबको याद है आरबीसी कहां पर पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है सर खून के अंदर। ये रेड ब्लड सेल कहां पर पाई जाती है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में पाई जाती है, खून के अंदर। 3 प्रकार की कोशिकाएं, कौन कौन सी, WBC, और कौन सी होगी हमारी आरबीसी, और कौन सी होगी, प्लेटलेट होगी। ठीक है, WBC, आरबीसी और कौन सी, प्लेटलेट यानी बीमाणु होगी। उसमें से जो हमारी आरबीसी होती, उस आरबीसी के अंदर आपको देखा था कि आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाएगा
जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है इसका, हीमोग्लोबिन। आरबीसी तो क्या होगी, एक बस होगी। आरबीसी तो क्या है, एक बस है, और बस के अंदर बैठा हुआ जो ड्राइवर है वो कौन है, हीमोग्लोबिन। बहुत बढ़िया। और हीमोग्लोबिन किसका बना हुआ, याद आ रहा होगा आपको, लोहे का बना हुआ। किसका बना होता है, ये लोहे का बना होता है। तो हीमोग्लोबिन की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये होगा अपना हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन की संरचना होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उसकी संरचना बनाने के लिए जो कच्चा माल होगा वो क्या होता है, लोहा। क्या होगा, लोहा। लेकिन अब क्या हो गया, हमारे बॉडी के अंदर कमी होगी किसकी, लोहे की। हमारे बॉडी के अंदर किसकी कमी हुई, आयरन की कमी हुई, लोहे की कमी हुई। तो बताओ क्या हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा क्या, अरे यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, किसकी कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, इसी को क्या बोलेंगे हम, खून की कमी। क्या बोलेंगे हम इसको, खून की कमी। और खून की कमी का वैज्ञानिक जो शब्द है, विज्ञान का जो शब्द है वो कहलाता है एनीमिया। क्या कहलाएगा भाई, वो एनीमिया कहलाएगा। तो इसका कार्य क्या हो गया, बात समझ में आगे होगी, एक बार वापस सुन लो। ये क्या होगी, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर कौन बैठता है, हीमोग्लोबिन। बहुत बढ़िया, कौन बैठेगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बना होता है किसका, लोहे का। सभी सुनेंगे, हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, लोहे का बना होगा। तो इसका कार्य क्या हो गया, आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम होगा। अरे बात समझ में आ रही होगी आपको, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम कौन कर रहा था अपना, ये हीमोग्लोबिन तो कर रहा था, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन करना किसका, O2 का, ऑक्सीजन का सप्लाई, स्थानांतरण, आदान प्रदान, परिवहन करने का ये काम कर रहा था। हमारे बॉडी के अंदर कमी हुई है किसकी, आयरन की कमी हुई है, लोहे की कमी हुई है। लोहे की कमी की वजह से क्या होगा, कमी होगी ये किसकी, हीमोग्लोबिन की। क्योंकि बिना लोहे का, अरे हीमोग्लोबिन लोहे का बना होगा तो कच्चा माल अगर इसका नहीं होगा तो क्या हीमोग्लोबिन बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर हीमोग्लोबिन नहीं बना तो बहुत बढ़िया, खून की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर, यानी इसकी कमी होगी। अगर इसकी कमी होगी तो इसकी कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन यानी एचबी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अरे भाई हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी अगर लोहा नहीं मिला तो, लोहा नहीं मिला, हीमोग्लोबिन की कमी। और हीमोग्लोबिन की कमी होना, बहुत बहुत बढ़िया, हीमोग्लोबिन की कमी होना कहलाता है खून की कमी। क्या कहलाता है, खून की कमी कहलाएगा। और खून की कमी का टेक्निकल जो वर्ड होगा वो कहलाता है अपना एनीमिया। क्या कहलाएगा, एनीमिया कहलाएगा। तो आज के बाद ध्यान रखना सभी, एनीमिया बोल दे, एनीमिया कहने का मतलब किसकी कमी, खून की कमी। खून की कमी कैसे हुई, क्योंकि बॉडी के अंदर किसकी कमी होगी, आयरन की कमी होगी। किसकी कमी होगी, आयरन की कमी होगी। खून की कमी बोलो, एनीमिया बोलो, हीमोग्लोबिन की कमी बोलो, एक ही बात होती है। और ध्यान देना, अगर हीमोग्लोबिन नहीं है, बिना हीमोग्लोबिन आरबीसी कोई भी काम की नहीं होती। अरे भाई बस पड़ी है लेकिन उसके अंदर ड्राइवर नहीं है तो चलाएगा कौन, कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब बिना हीमोग्लोबिन आरबीसी कोई भी काम की नहीं होती। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन का जो परिवहन होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। बात में आगे क्या इतनी, दो खनिज लवण की बात कर ली, स्टार्ट करते हैं तीसरा वाला खनिज लवण कैल्शियम। कैल्शियम, ध्यान देना ये तीन खनिज लवण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैल्शियम सबसे पहले बात करेंगे उसके स्रोत की, कैल्शियम मिलता कहाँ पर है। तो कैल्शियम कहाँ पर मिलेगा, चूने में, दूध में, मांस में, अंडे में, इनके अंदर मिलेगा ये कैल्शियम मिलेगा हमें। दूध के अंदर, अंडे के अंदर, मांस के अंदर, चूने के अंदर। कुछ लोग चूने का सेवन करते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होती, उनकी हड्डियां वगैरह मजबूत होती हैं, स्ट्रांग होती है। आपने देखा होगा कभी। अरे चूना ऐसे ही नहीं खाते, डायरेक्ट खाने की तरह नहीं खाते, उसको तंबाकू के रूप में लिया जाता है। आपने देखा होगा, तंबाकू के रूप में चूने के साथ में उसको मचल के लिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसका जो स्रोत होगा वो क्या होगा, चूना, दूध, मांस, अंडे, ये सब हो गए। अब बात करेंगे ये करता क्या है, ये ध्यान देना, इसका कार्य क्या हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कार्य हो गया
हड्डियों का निर्माण करना। हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। ठीक है भाई, बात समझ में आगे क्या? अरे जो हड्डियां होगी, जो हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारी शरीर के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं, जो बोन पाई जाती है, वो किसकी बनी होती है? हाँ, बहुत बढ़िया, किसकी पाई जाती हैं? कैल्शियम की और फॉस्फेट की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? कैल्शियम। और किसकी पाई जाती है? वो फॉस्फोरस की पाई जाती है। बात में आगे क्या? फॉस्फेट की पाई जाती है। अब अगर कमी हो गई, इसकी कमी हो गई, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगी? हड्डियां कमजोर हो जाएगी। सीधी सी बात है, क्या हो गया? हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां क्या हो जाएगी भाई? कमजोर हो जाएगी, बोन वीक हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। हड्डियां मतलब थोड़ा बहुत झटका लगा, क्या हो गया? हड्डियां टूट जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, हड्डियों के अंदर छेद हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगी? हड्डियां मुड़ जाती हैं। ऐसी बीमारी होती हैं किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। तो कहने का मतलब क्या हुआ? खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, एक केवल लोहे की कमी से, अगर लोहे की कमी होगी, खून की कमी होगी, और खून की कमी हो गई तो क्या हो सकता है? आप सभी को पता ही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सभी, ये भले कम मात्रा के अंदर हो, लेकिन सबका बॉडी के अंदर उपयोग होता है, ये व्यर्थ नहीं होते। ठीक है, तो भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित भोजन होना चाहिए। नेक्स्ट बात स्ट्रक्चर की, नेक्स्ट खनिज लवण सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम, इसको समझना आप। सोडियम तथा पोटेशियम किस में पाया जाएगा? स्रोत, इसके स्रोत की बात करेंगे तो ये पाया जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियों में। हरी पत्तेदार सब्जियां किसके अंदर? मांस के अंदर। और लगभग लगभग ये सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाएगा। सभी खाद्य पदार्थों में जो भी हम खाना खाएंगे, लगभग लगभग सभी के अंदर पोटेशियम पाया जाता है। लगभग लगभग उसके अंदर सोडियम पाया जाता है, चाहे वो नमक हो, कुछ भी हो, मांस हो, मछली हो, अंडा हो, जो भी हो, थोड़े बहुत मात्रा के अंदर इसकी मात्रा होती है। अब बात सुनो, ये करता क्या? इसका कार्य क्या हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका काम क्या हो गया ये सुनना। तो ध्यान देना, कार्य को समझाने से पहले एक आपको नर्व समझानी पड़ेगी। ये होगी तंत्रिका, नर्व। इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूरॉन बोलेंगे। इस न्यूरॉन की संरचना आपको याद आ रही होगी। न्यूरॉन के ऊपर ये जो वृक्ष लायक जो शाखाएं होती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? दुर्मार्ग से। क्या बोलेंगे इसको? दुर्मार्ग से बोलेंगे, यानी डेंड्रॉन बोलेंगे। ये क्या हो गया? अपना एक्सॉन हो गया। और एक्सॉन के ऊपर क्या होंगे? माइलिन शीट होगी। अरे याद आ रहा होगा सबको, यहां पर क्या होगी? माइलिन शीट होगी, माइलिन आवरण होगा। माइलिन आवरण। यहां पर क्या होगा? सिग्नल को यहां पर ग्रहण किया गया, संवेदनाओं को, सूचनाओं को यहां पर ग्रहण किया गया, और सूचनाओं को ग्रहण करके आगे भेजा गया एक्सॉन, और एक्सॉन से यहां पर आगे भेजा गया। यहां पर वापस कौन होगा? दूसरा वाला न्यूरॉन होगा, और दूसरे वाले न्यूरॉन का वही एक्सॉन, और वही टिलोडेंड्रिया, और वही सिनेप्टिक नोब, और वही हो जाएगा यहां पर दुर्मार्ग से हो जाएगा डेंड्रॉन। तो एक का क्या हो गया यहां पर? सिनेप्टिक नोब, और दूसरे का क्या हो गया यहां पर? डेंड्रॉन। दोनों आपस में जिस स्थान पर मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? सिनेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सिनेप्स बोलेंगे। तो इंपल्स होते हैं, ध्यान देना, जो इंपल्स होंगे, जो आवेग होंगे, जो सूचनाएं होगी, आवेग होंगे, उस आवेग का संचरण करने में एक न्यूरॉन से दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो करंट होगा, जो आवेग होगा, जो इंपल्स होगा, उस इंपल्स को यहां पर मूवमेंट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए उत्तरदायी होता है हमारे बॉडी के अंदर कौन? सोडियम। कौन होगा हमारे बॉडी के लिए? सोडियम होगा। बात में आगे क्या? बॉडी के लिए सोडियम आवश्यक है, किसके लिए? यानी इंपल्स को ले जाने के लिए, लाने के लिए। अब ये कैसे होता है? तो सेल के अंदर क्या होगा? सेल जो हमारी कोशिका होगी वो चार्ज होती रहती है और डिस्चार्ज होती रहती है, उसके अंदर
पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता रहता है, ध्रुवण और विध्रुवण होता रहता है। ये सारा एक हाई फंडा है जिसको आप हायर क्लासों के अंदर पढ़ोगे, यानी कोशिकाओं के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहती है। सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है, कभी पोटेशियम अंदर, कभी सोडियम बाहर, कैल्शियम अंदर। तो कहने का मतलब सेल के अंदर इस टाइप की प्रोसेस चलती रहती है, जिसके दौरान क्या होगा, इंपल्स जनरेट होते हैं, जिसके कारण क्या होगा, सूचनाएं एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर होती रहती हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर सूचनाएं ट्रांसफर होती रहती हैं। और ध्यान देना, हमारे बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल, पोटेशियम का लेवल, इन सभी आयनों का लेवल और उसकी पीएच, आयनों का लेवल और उसकी पीएच को मेंटेन रखना कहलाएगा बफर सिस्टम। क्या कहलाता है? ये बफर सिस्टम कहलाएगा। पीएच नियंत्रण करने में, पीएच नियंत्रित करने में आयनों का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम? बफर सिस्टम बोलेंगे। शरीर की, बॉडी की पीएच को बैलेंस करना। बॉडी की पीएच कितनी होगी? सभी को याद होगा, खून की पीएच कितनी होती है? 7.4। तो इसको बैलेंस करने का जो काम करता है वो कौन करता है? ये आयंस करते हैं। इन आयन की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है बॉडी का पीएच बैलेंस करने में, बॉडी के अंदर आयनों का संतुलन करने में और तंत्रिकीय आवेग संचरण में। आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान देना, जो हमारी मसल्स होती है, जो हमारी पेशियां होती हैं, उन पेशियों के अंदर क्या होता रहता है? संकुचन और शीतलन होता रहता है। बहुत बढ़िया। अरे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही क्या होता है? मूवमेंट हो पाता है। अगर मैं चल रहा हूं, अगर सभी चल रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है? उनके पेशियों के अंदर क्या हो रहा है? संकुचन और शीतलन होते हैं। अरे मसल्स के अंदर, पेशियों के अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं, प्रोटीन के तंतु पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम एक्टिन और मायोसिन फाइबर बोलते हैं। ये एक्टिन और मायोसिन फाइबर की वजह से क्या होता है? इनके अंदर संकुचन और शीतलन होता रहता है। बात समझ में आ गई क्या? तो संकुचन और शीतलन के लिए आयन की भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो आपको पता चल गया होगा इसका कार्य कहाँ पर होगा। तो सबसे पहला इसका कार्य क्या होगा? तंत्रिकीय संचरण में। किसमें होगा? तंत्रिकीय संचरण में। और कहां पर होगा? पेशीय संकुचन में। बात में आ रही क्या होगा? तंत्रिकीय संचरण। तंत्रिकीय संचरण यानी न्यूरॉन के अंदर, आवेग के अंदर, आवेग का क्या करना? ट्रांसफर करना, उसके संचरण में करेगा हेल्प। और किस में करेगा? पेशीय संकुचन। कहने का मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करेगा। बताओ, अगर इसकी कमी होगी तो क्या हो जाएगा? शरीर का जो पीएच है, संतुलन बिगड़ जाएगा। एक और लिखते हैं, यानी शरीर की पीएच नियंत्रण करने में, शरीर में आयनों का संतुलन करने में, आयनों का संतुलन में। हाँ भाई, अब क्या होगी? इसकी कमी होगी बॉडी के अंदर। अगर बॉडी के अंदर इसकी कमी होगी तो बताओ, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा? तंत्रिकीय आवेग संचरण नहीं होगा। सीधी सी बात है, संचरण नहीं होगा। तंत्रिकीय आवेग संचरण नहीं होगा तो हम अगर लाइट के अंदर भी हाथ डाल देंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अरे जो ब्रेन है उसके पास में तो सिग्नल जाएगा ही नहीं। हम गर्म पानी के अंदर हाथ डालेंगे तो जल्दी से हम हाथ को पीछे हटा देते हैं, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव है। अब उसके अंदर क्या हो जाएगा? नर्वस सिस्टम तो एक्टिव है, हमारा ब्रेन तो एक्टिव है, लेकिन ब्रेन के पास में सिग्नल जो सूचनाएं लेके जाती हैं ये न्यूरॉन, उस न्यूरॉन के अंदर सोडियम हेल्प करेगा, सोडियम और पोटेशियम। अगर इसकी कमी होगी तो क्या तंत्रिकीय आवेग संचरण होगा? क्या नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे? मसल्स अकड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कभी पेशियां वगैरह है वो अकड़ जाती हैं, अटक जाती हैं। उसके बहुत सारे पीएच इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत सारी शरीर के अंदर बीमारियां हो जाती हैं। पैरालिसिस भी होने के चांस रहते हैं। बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर शरीर के अंदर आयनों का अगर संतुलन बिगड़ गया तो। ठीक है, तंत्रिकीय आवेग संचरण नहीं होगा, पेशीय संकुचन नहीं होगा, पेशीय संकुचन नहीं होगा। बात समझ में आ गई क्या? ये सारे हो गए अपने मिनरल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स ये हो गए। हाँ, एक और रह गया फॉस्फेट, और फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों एक ही बात होती है। खैर उसको भी देख लेते हैं। स्रोत क्या हो गया इसका? हरी पत्तेदार सब्जियां। समझ में आ गया होगा सबको? हाँ, तो सोडियम और पोटेशियम की कहानी देखते हैं। सोडियम और पोटेशियम
मिलते किस में ये तो सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगभग लगभग सभी खाद्य पदार्थों के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन ये शरीर के अंदर करते क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ये शरीर के अंदर तंत्रिकीय आवेग संचरण में हेल्प करते हैं। और क्या करेंगे, पेशियों के संकुचन और शीतलन में ये हेल्प करते हैं। और क्या करेंगे भाई, ये शरीर का पीएच नियंत्रित करते हैं, शरीर की जो पीएच होगी उसको बैलेंस बनाने का काम करेंगे, शरीर की जो बफर सिस्टम होगा उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। बताओ इसकी कमी होगी तो क्या होगा, ये सारे काम नहीं होंगे। ये सारे अगर इसमें गड़बड़ी होगी तो हमारे शरीर के अंदर पूरा पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। ध्यान देना, अगर पीएच डिस्टर्ब हो गया तो शरीर के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान देना, बीपी बढ़ना, बीपी घटना, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अरे बातें समझ में आ रही है क्या? तंत्र की आवेग संचरण नहीं होगा, पेशियों का संकुचन नहीं होगा, मसल्स अटक जाएगी, मिर्गी आना, पैरालिसिस होना, लकवा होना, ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं अगर इनकी कमी होगी या इनकी बैलेंस के अंदर गड़बड़ी होगी तो। नेक्स्ट, फास्फोरस, पी, जिसको क्या बोलेंगे हम, फास्फोरस। फास्फोरस कार्य क्या हो गया भाई, शरीर के अंदर हड्डियों को हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर दोनों क्या करेंगे, हड्डियों का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। ये फास्फोरस फॉस्फेट आयन के रूप में पाया जाता है और इसका कमी हो गई तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगी, कमी होगी तो क्या होगी, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाएगी, हड्डियां भाई कमजोर हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया खत्म। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखेंगे भोजन और स्वास्थ्य के अंदर हमने पढ़ा था भोजन कैसा होना चाहिए, संतुलित भोजन, और संतुलित भोजन की कमी होगी व्यक्ति क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग देख लिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और कौन से, खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग। अब स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी इसको बोला जाता है रक्तचाप। क्या बोला जाएगा इसको, रक्तचाप बोला जाएगा, यानी इसको बोला जाएगा बीपी बोला जाएगा, ब्लड प्रेशर। सभी समझेंगे चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर समझना। ये हो गया भाई दिल हो गया, दिल हो गया, दिल से ब्लड शरीर के सभी अंगों तक सप्लाई होगा। ध्यान देना, बताओ नाम क्या हो गया सभी, मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप बताएंगे सभी। नाम क्या होगा इसका, हाँ बहुत बढ़िया, महाधमनी। क्या बोलेंगे इसको, महाधमनी। महाधमनी कहने का मतलब एरोटा। क्या बोलेंगे इसको, एरोटा। अब यहां से ब्लड क्या हुआ, हार्ट के अंदर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ध्यान देना सभी सुनेंगे, हार्ट के अंदर क्या हुआ, इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, संकुचन हुआ। जैसे ही हृदय के अंदर संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये होगी हमारी ब्लड वेसल्स। सभी सुनो सुनो, ये होगी हमारी ब्लड वेसल्स, खून की पाइप। खून की पाइप कौन सी, सीरा, धमनी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मेनली ये धमनी के अंदर होगा, माना कि ये क्या होगी, धमनी होगी, ब्लड वेसल्स होगी। अब ऊपर से ब्लड आ रहा है, देखो यहां पर हार्ट ने प्रेशर लगाया, प्रेशर की वजह से ब्लड आ गया कहां पर, इन धमनियों के अंदर। और अब ब्लड प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, रक्त प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, रक्त वाहिनियों की दीवार पे। अरे देखो देखो, समझो भाई सभी, क्या हो गया, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन किया, एक बार वापस सुनो, हार्ट ने संकुचन किया, संकुचन करने की वजह से ब्लड एकदम जा रहा था फोर्सफुली, एकदम फोर्सफुली जा रहा था। और उस ब्लड ने क्या किया, रक्त वाहिनियों की दीवार पे प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया। ये देखो, ब्लड यहां पर जा रहा था और उसने क्या किया, रक्त वाहिनियों की दीवार के ऊपर बड़ा प्रेशर लगाया, शानदार प्रेशर लगाया। इसको तो क्या बोलेंगे हम, रक्तचाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रक्तचाप बोलेंगे। अब रक्तचाप होते हैं दो प्रकार का, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है लो ब्लड प्रेशर।
तो सबसे पहले देखते हैं रक्तचाप क्या होगा। रक्तचाप या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट के अंदर बोला जाता है इसको बीपी बोला जाता है, ब्लड प्रेशर। रक्त द्वारा रक्तवाहिनियों की दीवार पर डाला गया, रक्तवाहिनी कहने का मतलब क्या हो गया, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की रक्तवाहिनियों की दीवार पर डाला गया दाब। रक्त दाब कहलाता है। बातें समझ में आ रही है क्या? यहां पर हार्ट ने प्रेशर डाला ब्लड की वेसल्स के ऊपर, तो ब्लड ने क्या हुआ, यहां पर प्रेशर डाल दिया उसकी ब्लड की वेसल्स के ऊपर। ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा, रक्त दाब कहलाएगा। हाँ सभी बोलेंगे एक बार। हार्ट ने पंप किया, हार्ट का तो काम होगा पंप करना, उसने तो पंप करके छोड़ दिया। अब ब्लड वेसल्स के अंदर खून जा रहा था, उस खून ने क्या किया, प्रेशर डाला किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर। यानी खून का वेग भी देखो बढ़ना घटना नहीं चाहिए शरीर के अंदर। शरीर की जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार ही होगी, ध्यान देना। क्या हो गया, जैसे ही प्रेशर बढ़ा क्या कहलाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। कहने का मतलब खून का जो वेग होगा ये भी बैलेंस होना चाहिए, ये भी नियंत्रित होना चाहिए। अब बात करेंगे कि रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा, रक्त दाब कहलाएगा। अब इसको नापेंगे किसे, नापने का जो यंत्र होगा इसको बोलेंगे हम स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या बोलेंगे इसको, स्फाइग्मोमैनोमीटर बोलेंगे। स्फाइग्मोमैनोमीटर कैसा होगा, आपने देखा होगा इसको। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास में एक ऐसा जिस यहाँ पर पट्टा बांधते हैं, इस प्रकार एक ऐसी संरचना होगी, ऐसा यंत्र होगा, उपकरण होगा। यहाँ पर रीडिंग चढ़ती है, देखा होगा। यहाँ पर एक पाइप होगा जिसके यहाँ पर एक ऐसा बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर हवा भरी जाती है। यहाँ पर बेल्ट बांधते हैं और बेल्ट बांधने के बाद में यहाँ पर उसको जो इसके पास में जो ब्लेडर होगा, इस पंप को दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है, जिसके अंदर इसके अंदर हवा भरी जाती है, एक प्रेशर लगता है और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर रीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। फिर स्टेथोस्कोप डाल के डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ पर जो हमारी आर्टरी है उस आर्टरी की जो पल्पेशन है उसको फील करते हैं। बात समझ में आगे क्या, तो ऐसा यंत्र आपने शायद देखा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या बोलेंगे इसको, स्फेग्नोमैनोमीटर बोलेंगे। और इसकी रीडिंग की नॉर्मल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ध्यान देना, नॉर्मल रेंज कितनी आनी चाहिए, 120/80 mm ऑफ Hg। क्या आनी चाहिए, 120/80 mm ऑफ Hg। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, 120/80 mm ऑफ Hg, 120/80 mm ऑफ Hg। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना सभी को याद होना चाहिए। कभी भी पूछ लो, रटने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। कितना होना चाहिए भाई, 120/80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। ऊपर वाली रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 120, नीचे वाली कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए। तब तो क्या है, व्यक्ति नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा या इससे कम होगी तो लोचे वाली बात है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ, तो सभी बताएंगे नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी इसकी, 120/80। कितनी होगी, एक बार सभी बोलेंगे, 120/80 mm ऑफ Hg, 120/80 mm ऑफ Hg होनी चाहिए। हाँ, इसको नापने का यंत्र, अरे बीपी को नापने का यंत्र का नाम क्या हो गया, स्फेग्नोमैनोमीटर। कौन सा होगा, स्फेग्नोमैनोमीटर इसका यंत्र होगा। और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 120/80 mm ऑफ Hg। ये Hg क्या दिखाता है, Hg कहने का मतलब इस मीटर के अंदर जो पारा भरा होता है, जो मरकरी भरा होता है, उस मरकरी का फॉर्मूला क्या, उस मरकरी का जो प्रतीक होगा, सिंबल होगा, वो क्या होता है, Hg होता है। बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ, तो सबसे पहले बीपी की बात करेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होगा, रक्त वाहिनियों के द्वारा ब्लड के द्वारा उसकी ब्लड वेसल्स के ऊपर डाला गया जो दबाव, जो प्रेशर होगा, उसको क्या बोलेंगे, रक्तचाप, रक्त दाब, या फिर इसको क्या बोलेंगे, बीपी बोलेंगे। इसको नापने का यंत्र क्या हो गया, स्फेग्नोमैनोमीटर। कौन सा हो गया भाई, स्फेग्नोमैनोमीटर हो गया। कितनी होगी इसकी नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल कितना रहना चाहिए, 120/80 mm ऑफ Hg। कौन सा होगा, 120/80 mm ऑफ Hg। अब देखो बात सुनो, ये 120 क्या है और 80 क्या, इसको समझते हैं। सभी नोट करेंगे इतनी सारी चीजें। हाँ, नॉर्मल वैल्यू की बात की हमने कितनी, 120/80। अब जो 120 होता है उसको बोलेंगे हम सिस्टोलिक। क्या बोलेंगे इसको, सिस्टोलिक।
और जो 80 है उसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक। क्या बोलेंगे इसको? डायस्टोलिक। तो दो टर्म्स यहां पर सामने आती है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। इसका मतलब क्या है बड़े ध्यान से समझना। हाँ, एक बार वापस बता दो शांति के लिए। बीपी कितनी होगी नॉर्मल वैल्यू? 120/80। कितनी होगी? 120/80। नापने का यंत्र कौन सा? हाँ, बहुत बढ़िया, स्फेग्नोमैनोमीटर। कौन सा होगा? स्फेग्नोमैनोमीटर होगा। दो टर्म्स आते हैं यहां पर, सिस्टोलिक, एक आती है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब क्या हो गया? ये हो गया भाई दिल हो गया। इसके अंदर क्या होगा? जब संकुचन होगा, देखो सुनो, इनके अंदर क्या होता रहता है? संकुचन और शीतलन होता रहता है। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहेगा, ये हमको पता है, हमने पढ़ा था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ा था। जब ध्यान देना, ये देखो ब्लड वेसल्स, बड़े ध्यान से सुनना, सभी निगाहें खुली रखेंगे, सभी कान खुले रखेंगे। हार्ट के अंदर क्या होगा? जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, देखो सुनो, जब यहां पर क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ, समझेंगे सभी। जब यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तब यहां पर जो प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टोलिक। क्या बोलेंगे इसको? सिस्टोलिक। एक बार वापस सुनो, जब हृदय में संकुचन होगा, जब हृदय में संकुचन होगा और ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या लगेगा? दबाव लगेगा। अरे भाई संकुचन होगा, संकुचन होगा, ब्लड वेसल के ऊपर क्या लगेगा? आगे प्रेशर लगेगा, दबाव लगेगा। जब यहां पर पीछे से क्या होगा? संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, आगे क्या लगेगा? दबाव लगेगा, प्रेशर लगेगा। तब प्रेशर कितना होगा? 120। कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। क्या कहलाएगा मेरा? सिस्टोलिक। क्या कहलाएगा? सिस्टोलिक कहलाएगा। अब ध्यान देना, जब हृदय रिलैक्स होगा, जब हृदय क्या होगा? ऐसा रिलैक्स हो जाएगा, शीतलन हो जाएगा, तब यहां पर सीधी सी बात है, थोड़ा प्रेशर कम लगेगा। शीतलन हो जाएगा तब उसकी दीवार पे जो प्रेशर लगा, अरे भाई देखो सुनो, एक बार वापस सुन लो सभी। ये यहां पर क्या हुआ मैंने? जब हृदय संकुचन होगा, प्रेशर लग रहा है एकदम जोरदार, और जब शीतलन होगा, जब हृदय क्या होगा? शीतलन होगा, तब यहां पर क्या हो रहा है? प्रेशर थोड़ा सा कम लग रहा है। तो जब हृदय शीतलन होगा, जब हृदय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब रक्तवाहिनियों पर जो दीवार के ऊपर जो दबाव डाला गया उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक। और जब हृदय के अंदर शीतलन होगा, तब जो हमने उसको प्रेशर को नोट किया, उसको क्या बोलेंगे हम? डायस्टोलिक बोलेंगे। अरे बात समझ में आ गई क्या? तो क्या हो गया? सिस्टोलिक कहने का मतलब सिस्टोलिक हृदय में संकुचन, संकुचन के समय हृदय में क्या होगा? संकुचन, तब रक्तवाहिनियों के ऊपर क्या हुआ? हृदय के अंदर क्या हुआ भाई? कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तब रक्तवाहिनियों के ऊपर प्रेशर में नोट किया गया, वो क्या कहलाएगा भाई मेरा? सिस्टोलिक। हृदय में संकुचन के समय रक्तवाहिनियों का प्रेशर, वाहिनियों का दबाव, दबाव यानी प्रेशर, दबाव क्या कहलाता है अपना? सिस्टोलिक कहलाता है। बताओ इसकी मात्रा कितनी होगी? इसकी रेंज नॉर्मल मीटर कितना होगा? बताएगा 120। कितना बताएगा? 120। अरे ऊपर वाला कौन सा वाला? सिस्टोलिक। नीचे वाला कौन सा हो गया? डायस्टोलिक। बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्या कहलाएगा अपना? सिस्टोलिक कहलाएगा। अब बात करेंगे डायस्टोलिक की। डायस्टोलिक हृदय में शीतलन के समय, हृदय में क्या हो रहा है भाई? शीतलन हो रहा है। पीछे क्या हो रहा है? यहां पर रिलैक्सेशन हो रहा है, शीतलन हो रहा है। शीतलन के समय रक्तवाहिनियों का दबाव, रक्तवाहिनियों का दाब या दबाव, एक ही बात है दोनों। डायस्टोलिक कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? डायस्टोलिक कहलाता है। और इसकी मात्रा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 80। कितनी होगी? 80। तो बताओ ऑल ओवर बात में आ गई क्या आपको? हाँ, 120/80। 120 क्या कहलाएगा? सिस्टोलिक। 80 क्या कहलाएगा? डायस्टोलिक। बात को समझो, सिस्टोलिक कहने का मतलब हार्ट के अंदर हुआ कॉन्ट्रैक्शन, अब प्रेशर मेंटेन किया मैंने, वहां पर प्रेशर को नापा। जब हार्ट के अंदर वो क्या शीतलन हुआ, तब का प्रेशर देखा कितना होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी इसकी? 120/80 mm ऑफ Hg। कितना हो गया? 120/80 mm ऑफ Hg। अब बात सुनो, अगर इसकी मात्रा बढ़ गई या घट गई तो क्या होगा? तो ध्यान देना, अगर ये मात्रा इसकी 140 से ज्यादा होगी,
140 से अगर ज्यादा हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको? हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और ध्यान देना, अगर इसकी मात्रा घट के 60 पे आ गई है, 60-70 पे आ गई है, अब उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे इसको? बहुत बढ़िया, इसको बोलेंगे हम लो ब्लड प्रेशर। क्या बोलेंगे हम? लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो बीपी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। कौन कौन सी? एक तो होगी हाई ब्लड प्रेशर, दूसरी कौन सी होगी? लो ब्लड प्रेशर। यानी इसको क्या बोला जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, और निम्न रक्तचाप। इसको क्या बोला जाता है? लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर। इसको क्या बोला जाता है? हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। बात समझ में आ गई क्या? अब बताओ इसमें क्या होगा? 140 से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसमें क्या होगा? 80 तो नॉर्मल होगी, ये क्या हो जाएगी? 60-70 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे हम? लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ध्यान देना। अब इसमें क्या होगा? लक्षण क्या क्या आएंगे व्यक्ति के? लक्षण, लक्षण क्या आएंगे? चक्कर आना, चक्कर आना, थकान होना, थकान होना, सिर भारी होना, अब ध्यान देना, अगर किसी व्यक्ति के हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो दीवार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि ब्लड के द्वारा उसकी ब्लड वेसल्स के ऊपर जो दीवार के ऊपर जो प्रेशर डाला गया वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई हो गया। अब हाई हो गया तो क्या हो जाएगा? इसके फटने के चांस रह जाएंगे, फटने के चांस रह जाएंगे। अगर ध्यान देना, ब्लड वेसल्स अगर फट गई तो इसको क्या बोलेंगे हम? हेमरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? हेमरेज बोलेंगे। हेमरेज के चांस रहते हैं इसके अंदर। तो इसके अलावा क्या हो सकता है? अगर ज़्यादा कंडीशन सीवियर है, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? हेमरेज के भी चांस रहते हैं। निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होगा? इसके अंदर भी क्या होगा? थकान होना, थकान होना, और क्या होना? पसीना आना, पसीना आना। शरीर क्या हो जाएगा? एकदम पूरा ठंडा पड़ जाएगा, पसीना आना, शरीर का ठंडा पड़ना, शरीर का ठंडा होना, एकदम पसीना आएगा, शरीर ठंडे ठंडा हो जाएगा बिल्कुल ही। तो ये सारी प्रॉब्लम किस में आती हैं? लो ब्लड प्रेशर के अंदर। अब ध्यान देना, लो ब्लड प्रेशर हो गया तो सुनो क्या हो गया? लो ब्लड प्रेशर हो गया तो समझो दीवार के ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा। अगर दीवार के ऊपर प्रेशर कम लगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड अंगों तक हमें सप्लाई करनी है, वो सप्लाई हो गई नहीं। अरे पानी अगर नली के अंदर, पानी नली के अंदर अगर बहुत ज़्यादा धीमा धीमा चल रहा है तो बताओ, जिस हमें पेड़ पौधे को पानी पिलाना है उस पेड़ पौधे के पास में वो नली पानी सप्लाई कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। अगर पानी सप्लाई नहीं कर रही तो क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा जल जाएगा। सीधी सी बात है। अगर अंगों के पास में यहाँ पर प्रेशर ही नहीं रहा, अगर पीछे से प्रेशर ही नहीं आएगा तो आगे क्या खून सप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। अगर अंगों को खून की सप्लाई नहीं होगी तो आपको पता है क्या हो जाएगा? अंग डैमेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंग डैमेज हो जाएंगे, ऑर्गन क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि उसको खून की सप्लाई नहीं हुई। और खून की सप्लाई के साथ साथ में किसकी सप्लाई होती है? ऑक्सीजन की, वो भी सप्लाई नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये अंग ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। बातें समझ में आ रही क्या? तो चलो, ये हो गया अपना हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। बात करेंगे ये ऐसा क्यों हुआ, ये हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण क्या हो गया? हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या हो गया? हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो गया रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना। रक्त वाहिनियों के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, अगर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से आगे खून का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या हुआ? रक्त वाहिनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया। या फिर इसका कारण हो सकता है, वैसे इसका बीपी का वगैरह इसका कारण परफेक्ट कारण नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हर बीमारी के बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होगा।
इसका कारण यह भी हो सकता है कि शरीर के अंदर आयनों का क्या हो गया, असंतुलन हो गया, आयन असंतुलित हो गए। आयन क्या हो गया भाई, यहां पर असंतुलित हो गए, इम्बैलेंस हो गए, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठ के काम करना, बिल्कुल ही हैवी एक्सरसाइज ही नहीं करना, तो फास्ट फूड का सेवन करना, जंक फूड का सेवन करना, ये सारी प्रॉब्लम इनकी वजह से आ सकती हैं। अब करना क्या चाहिए, सभी नोट करेंगे चीजों को। करना क्या चाहिए, इसका उपचार क्या होगा, ब्लड प्रेशर का उपचार। वैसे अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का शिकार है तो उसका उपचार, उसको एक मेडिसिन लेनी पड़ेगी लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा है तब तक उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है तो। नहीं तो फिर उसको एक्सरसाइज कराओ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइज से हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, मेडिटेशन। और अगर व्यक्ति के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, देखो चीजों को समझो, शारीरिक व्यायाम आवश्यक है उसको, मेडिटेशन प्राणायाम हो गया, या फिर अगर किसी के हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी डाइट में से, उसके भोजन में से घी या फिर नमक, वसा युक्त भोजन को क्या कर दो, हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। ये किसके लिए काम आएगा, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए। और अगर लो ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है तो जिसके फूड के अंदर ऐड करना पड़ेगा नमक युक्त भोजन, नमक युक्त भोजन, भोजन देना चाहिए किसको, लो ब्लड प्रेशर वाले को। बातें समझ में आ गई क्या। तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड की वेसल्स के ऊपर डाला गया, रक्त के द्वारा जो डाला गया जो दबाव होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ब्लड प्रेशर को किसे नापा जाएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर से नापा जाएगा। कितनी होगी इसकी नॉर्मल वैल्यू, कितनी होगी, हाँ बहुत बढ़िया, कितनी होगी, 120/80 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। Hg क्या शो करेगा, जो मीटर के अंदर जो पारा भरा होगा उसका जो प्रतीक होगा, उसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, Hg होगा। बताओ ऊपर वाला क्या बताएगा, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक कहने का मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हार्ट संकुचित होगा तब का प्रेशर। और ये क्या कहलाएगा अपना, डायस्टोलिक। डायस्टोलिक कहने का मतलब जब हृदय शीतलित होता है तब का प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितने टाइप के, 2 टाइप का। कौन कौन सा, हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा कौन सा हो गया, लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर यानी जिसकी मात्रा कब हो जाएगी, 140 से ज्यादा हो जाती है, क्या कहलाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर कब कहलाएगा, जब इसकी मात्रा हो जाती है 60 से 70, इसकी वैल्यू हो जाती है, उससे कम हो जाती है तो क्या कहलाएगा, लो ब्लड प्रेशर। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।